नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने आयत पढ़ा था। अब इस क्लास में हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है पहले आइए थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद इसमें क्या क्या बिंदु बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये हमारे पास एक आकृति है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें इस ए बी का मान डी सी के बराबर है, साथ ही साथ समांतर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए बी का मान डी सी के बराबर है और साथ ही साथ ए बी जो है वो आपका डी सी के समांतर भी है। और इसी प्रकार इस ए डी का मान बी सी के बराबर है, साथ ही साथ समांतर भी है। ए डी का मान बी सी के बराबर है, ठीक है, और साथ ही साथ ए डी जो है बी सी के समांतर भी है। लेकिन जो हमारे कोण बन रहे हैं शीर्षों पर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ऐसी आकृति आपकी कहलाती है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या हुआ? कोण का अंतर हुआ। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ कोण 90 डिग्री नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, बराबर भी होंगी, लेकिन प्रत्येक एंगल आपको यहाँ 90 डिग्री नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी आकृति दोस्तों आपकी क्या कहलाती है? आयत। आयत नहीं कहलाती दोस्तों, समांतर चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज आकृति क्या होगी? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो तथा प्रत्येक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दोस्तों हमारे पॉइंट बन सकते हैं, जरा उन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पहली बात दोस्तों, हमने क्या करा, ये समांतर चतुर्भुज का पहला विकर्ण खींचा और ये समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण खींचा, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने D1 से और इसको नाम दे दिया हमने D2 से, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, अर्थात D1 इज नॉट इक्वल टू D2। पहला पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज जो होता है हमारे इसके विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता तो इस कर्ण का मान कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाता। ऐसे अगर इस विकर्ण का मान निकालते तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों बराबर आ जाते, जो कि आयत में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है, बराबर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो, अगर हम इस D1 की, ये जो हमारा D1 आ रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण में आप जानते हैं किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कि इस त्रिभुज में ये D1 सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये न्यून कोण है, तो D2 का मान जो होगा वो न्यून कोण के हिसाब से जो भी होगा, ठीक है, और D1 से तो छोटा ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में हमारे जो विकर्ण होते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते, याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या बन सकता है दोस्तों? दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी, ये दोस्तों हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें एक विकर्ण खींच दो, कोई सा एक विकर्ण, हमने एक विकर्ण इसका AC खींच दिया। तो जैसे हम एक विकर्ण खींचेंगे तो ये क्या करेगा, तो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड कर देगा इस आकृति को, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण जैसे ही आप खींचोगे तो ये क्या करेगा, जो आकृति थी उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इनके एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? देखो, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये आपने तिरछी लाइन खींच दी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा।
ऐसे ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल दोस्तों जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके। इस त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा वाला एंगल जो है ये भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि नहीं, दो त्रिभुजों के जब तीन तीन कोण बराबर हो जाते हैं, किसी दो त्रिभुजों के जब तीन तीन कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज हमारे हो जाते हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों की सब चीजें बराबर होती हैं, क्षेत्रफल भी बराबर होता है, भुजाएं भी संगत बराबर होती हैं, सब चीजें बराबर होती हैं, यानी कि जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर आकृति दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाती, ठीक है, हो जाती। ये दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे ही आप समांतर चतुर्भुज में क्या करोगे, एक विकर्ण खींचोगे तो आकृति जो है तो आपकी त्रिभुजों बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगी। अगर इस पूरे आकृति यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक इकाई, एक वर्ग इकाई है, तो इसका आधा वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका आधा वर्ग इकाई हो जाएगा। ये तो एक विकर्ण खींचने पर आ गया। अब दोस्तों अगर आप दो विकर्ण खींच रहे हैं, ठीक है, अगर आप दो विकर्ण खींच रहे हैं तो फिर क्या होगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। हालांकि ये दोस्तों मैंने आपको आयत में सिखाया है, ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। ए बी सी डी, ठीक है। आपने क्या करा, ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया। अब ऐसा करने से आप दोस्तों देख सकते हो ये आकृति जो है चार भागों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो इन चारों भागों का एरिया जो होगा बराबर होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। 1 को 4 हिस्सों में बांटना है तो सबका 1/4 होगा। बात ही आती है 1/4 आखिर क्यों होगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पे और इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी। ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जब हमें विकर्ण मिला है तो ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जब समांतर चतुर्भुज के आप विकर्ण एक दूसरे को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। ये वाला भाग इसके बराबर होता है और ये वाला भाग इसके बराबर होता है, ठीक है। क्यों होता है ये भी समझना बड़ा आसान है दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं कैसे करके। ये समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ऐसे ये दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिरछी रेखा काट रही है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दो एंगल बराबर हो गए, उसके बाद में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज के तीन एंगल, नीचे वाले त्रिभुज के तीन एंगल बराबर हो गए, यानी कि ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों की सब चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा निष्कर्ष ये निकल आया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब विकर्ण आपके समद्विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित होते हैं।
क्यों होते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पॉइंट क्या बन सकता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले वाले पे जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। हमने क्या करा, इसके विकर्णों को मिला दिया, ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। तो ये जो आकृति हमारी पहले थी समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्णों को हमने क्या करा, मिला दिया। विकर्णों को मिलाने से क्या होगा, ये आकृति 4 बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड हो जाएगी। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। ठीक है, अब बात ये आती है आखिर ये 1/4 क्यों आया। ठीक है, तो इसका रीजन दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। ठीक है, अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे बना के दिखाऊं इस तरीके से, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला भाग इसके बराबर है। ठीक है, जब ये वाला भाग इसके बराबर है और ये आपका ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी सी। ठीक है, और इसको आपने नाम दे दिया ओ। तो जब ये दोनों भाग बराबर हैं तो क्या ये माध्यिका नहीं हो गई। और मैंने पीछे आपको पढ़ाया है माध्यिका का काम क्या होता है। माध्यिका का काम ये होता है कि माध्यिका आप जिस रेखा पर डालते हैं उसको 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, साथ ही साथ उससे जो 2 त्रिभुज बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो एरिया इस वाले ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस वाले ट्रायंगल का हो जाएगा। यानी इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब ये पहले से ही आधा था, ये मैंने आपको पीछे बताया, ये आधा होता है, ये आधा होता है। एक विकर्ण अगर खींचोगे तो आधे आधे भागों में डिवाइड होता है। अब आधे में से ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो आधे का आधा ये 1/4 आएगा, आधे का आधा ये 1/4 आएगा। यही बिल्कुल ऊपर चलेगा, ये आधे का आधा 1/4 और ये भी आधे का आधा क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये निष्कर्ष निकले आया कि किसी समांतर चतुर्भुज में जब हम दोनों विकर्ण खींच दें तो उससे जो आकृति हमारी बनती है वो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों को खींचने पर प्राप्त आकृति चार बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये विभाजित होती है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। और क्या क्या हो सकता है। अब चलिए मैंने आपको अभी जो पीछे सिखाया था उसकी बात करता हूँ। ये सब आयत की तरह ही कंडीशन बन रही है दोस्तों हमारी, जैसा हमने आयत में पढ़ा था। बिल्कुल समांतर चतुर्भुज चल रहा है, ए बी सी। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है आपका, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है एक ओ। तो आपने क्या करा, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक, फिर इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये बिंदु ओ है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये एरिया जो है ये 4 भागों में डिवाइड हुआ, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में आपको याद रखना है A1 और A3 एरिया जो है इनका योगफल। ठीक है, ये एरिया है। A2 और A4 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ये मैंने आपको आयत में भी सिखाया था, आप चाहो तो इसमें भी सीख सकते हो। आप क्या करें, इस तरीके से लंब डाल दें। ठीक है,
इसको आप नाम दे दें H1 और इसको नाम दे दें आप H2। अगर आप ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ऊपर वाले का, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है CD, लेंथ है इसकी L हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी H1, और नीचे वाले A3 का अगर आप एरिया A3 का निकालें तो कैसे निकालेंगे, हाफ बेस तो इसका कितना हो जाएगा, वही जो ऊपर है L, और हाइट कितनी हो जाएगी H2। आप क्या करें, हाफ L कॉमन ले लें तो क्या आएगा, H1 प्लस H2 आएगा। हाफ L SI H1 प्लस H2 अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये इसकी क्या होगी, हाइट है ये, ठीक है। तो पूरी अगर आप एक आयत इस तरीके से बना देंगे ऐसे करके तो ये आयत की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा अगर आप आयत बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा ही आप इसके लिए करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया A1 और A3 जो है वो आधा आ रहा है, ठीक है। आयत जब आप बनाओगे तो आधा इन दोनों का क्षेत्रफलों का योगफल आ रहा है, तो आधा इन दोनों का योगफल आएगा, तभी दोनों को जोड़ोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, हाफ L इंटू, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में और आपको क्या याद रखना है दोस्तों, देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है, आपने क्या करा इसमें एक विकर्ण खींच दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है और इसमें आपने क्या करा, एक विकर्ण खींचा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो क्यों होगा आपको पता है, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, और अगर ये बीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं क्या समांतर चतुर्भुज में आपने क्या करा, एक एंगल बाई सेक्टर सॉरी एंगल बाई सेक्टर नहीं, आपने एक विकर्ण खींचा, तो विकर्ण खींचने से क्या वो एंगल बाई सेक्टर का काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो तब करता जब अल्फा बीटा बराबर होते, अल्फा बीटा बराबर कहाँ है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, लेकिन ये इसके बराबर थोड़ी ना है। तो यहाँ से निष्कर्ष हमारा निकलता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कोणों को समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में जो हम विकर्ण खींचते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं। और क्या याद रखना है दोस्तों आपको, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समांतर चतुर्भुज में ये जो आपके ये कोण देख रहे हो इनका योगफल हमेशा 180 होता है, ठीक है। ये वाले एंगल जो देख रहे हैं इनका कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ये जो आप ABCD देख रहे हो, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री रहेगा, कोण C प्लस कोण D बराबर 180 रहेगा, और ये जो आमने सामने के कोण देख रहे हो ये आपस में बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण C के होगा, और ऐसे ही कोण B बराबर किसके होगा, कोण D के। ये भी आपको याद रखना है। समांतर चतुर्भुज में ये जो आमने सामने के आप कोण देख रहे हो ये इसके अपोजिट भी आप इनको बोल सकते हो, ये तो हमेशा बराबर होते हैं। और ये जो अंतः कोण देख रहे हैं इनका योगफल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में दोस्तों इतना ही, ठीक है। और चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे, तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। लगे रहें मेहनत से। धन्यवाद। जय हिंद।